हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नया स्टेप शुरू कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि है सैंपल पेपर्स के सेट। और हमने स्टार्टिंग में यह कोर्स डिजाइन किया था कि किसी 12th के स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहा है इस साल, उसको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, इसके सिंपल 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप अपनी जो कोर्स कंटेंट है उसे कंप्लीट कीजिए। यदि आप 90 प्लस या 95 प्लस लाना चाहते हैं फिजिक्स में, तो आपको अपना कोर्स पूर्ण रूप से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही हमने कोशिश करी है कि आपको पहले स्टेप में पूरी वीडियो लेक्चर्स में आपका पूरा कोर्स हमने कवर किया है। सक्सेस का जो सेकंड स्टेप है वह स्टेप है कि आप बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 वर्षों के जो प्रश्न आए हैं उनको हमने आपको चैप्टर वाइज आपके सामने रखा था और उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए थे। तो यदि आपने फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप कर लिया है, तो अब यहां से आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। और जो थर्ड स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस हमारे स्टेप में है सैंपल पेपर। और यह सैंपल पेपर डिफरेंट बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर को यहां सैंपल पेपर में लिया गया है। वो किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम ये तीसरा स्टेप शुरू कर रहे हैं। और यदि आप सीक्वेंस से पहले आप कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद हमारी सेकंड सीरीज जो है, जो कि चैप्टर वाइज पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों की सीरीज है, फिर वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप इस सीरीज को स्टार्ट कीजिएगा। तो यदि आप तीसरे स्टेप में यह सीरीज शुरू करते हैं और इसे यदि कंप्लीट कर लेते हैं, और आपके तीनों स्टेप यदि कंप्लीट हो जाते हैं, स्टेप फर्स्ट पूरा का पूरा कोर्स, होल कोर्स, सेकंड चैप्टर वाइज पिछले 10 वर्षों के बोर्ड प्रश्नों की श्रृंखला, और थर्ड स्टेप जो कि हमारा है सैंपल पेपर। यदि यह तीनों स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप निसंदेह अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे। और यह आप देखेंगे, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक प्रॉपर प्लानिंग स्टडी है, प्लान स्टडी है। और इससे बेहतर मेरे को नहीं लगता कि कोई प्लान हो भी सकता है। तो आज से हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट सैंपल पेपर का फर्स्ट वीडियो देखेंगे और शुरू करते हैं इसको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वह हमारे एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। यहां पर सैंपल पेपर से आपको बोर्ड के पैटर्न का भी अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर न्यूटन और कूलाम पर न्यूटन। आपको ध्यान हो तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि F इजिकल टू होता है QE। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम न्यूटन और मीटर और साथ में न्यूटन और कूलाम, न्यूटन कूलाम, न्यूटन, इनके रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है F इजिकल टू QE। तो यहां से यदि E की वैल्यू आप निकालें तो E इजिकल टू हो जाएगा F अपॉन Q। यानी कि ये Q कहां चले जाएगा, F के नीचे। अब आप जानते हैं F का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम। तो अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आप देखेंगे यह जो हमारा आंसर है सेकंड, न्यूटन पर कूलाम, यह हमारा सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, अथवा आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में भी गति करे, तो उस पर जो बल लगता है उस बल को आपको ध्यान हो, उसे हम कहते थे लॉरेंस बल। और लॉरेंस बल आपको ध्यान हो कि इसका फार्मूला होता था लॉरेंस बल का F इजिकल टू QE, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती थी
प्लस क्यू और ब्रैकेट में होता था V क्रॉस B। इसका अर्थ है कि यदि कोई एक आवेशित कण है जिसके आवेश की मात्रा है Q, जब कोई एक वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जहां दोनों एक साथ हों, वहां पर जब जाता है तो उस पर लगने वाले बल का मान यह होता है। अब हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी एक अनुपस्थित भी रहे, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो लगने वाले बल का मान F बराबर क्या होगा, Q इंटू V क्रॉस B, जहां V आवेश का क्या है, वेग, B क्या है, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो लगने वाला बल ये होता है, और इस बल को हम नाम देते हैं लॉरेंस बल। तो आपको ध्यान हो, इस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस बल। तो ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा लॉरेंस बल का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान जो कि IRMS है, तथा शिखर मान जिसको हम I0 से प्रदर्शित करते हैं, में संबंध है। तो आपको ध्यान हो, हमने वहां पर जब डेरिवेशन किया था, इन दोनों में जो हमारा संबंध निकल के आया था, ये वाला संबंध था कि IRMS बराबर होता है I0 बटे √2, जहां I0 क्या होता है, धारा का शिखर मान, और IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका अर्थ है कि वर्ग माध्य मूल मान, इसको आप वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, आभासी मान भी कह सकते हैं। और हमने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको एक बात पूछी थी कि जो घरों में जो सप्लाई आती है, हम जानते हैं वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, और वहां हमने आपको बताया था कि यदि आपको 220 वोल्ट की एक AC है और DC है, आप कोई व्यक्ति उन दोनों के संपर्क में आता है तो कौन सी अधिक, हम कह सकते हैं, डेंजरस होगी उसके लिए। तो वहां हमने बताया था AC अधिक डेंजरस होती है, क्योंकि घरों में जो 220 वोल्ट है वो वास्तव में वोल्टेज का कौन सा मान है, हम जानते हैं VRMS मान होता है। जैसे यहाँ IRMS, ये दो धारा है तो VRMS मान होता है। और हमने देखा था जब V0 का मान हम निकालते थे, वो हमारा लगभग 311 वोल्ट के लगभग आता था। तो यहां से वो कैसे आता है, जब √2 की VRMS में गुणा होती थी तब। तो सेम वही रिलेशन धारा में भी होता है, IRMS बराबर I0 बटे √2। मैं आपको इतनी डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पीछे की जो आपकी हमने थ्योरी बताई थी आपको, उस थ्योरी भी आपको क्या होती रहे, रिकॉल होती रहे। तो रिलेशन क्या है, IRMS बराबर I0 बटे √2, यह होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं +4D तथा -4D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो लेंसों की क्षमताएं कितनी है, 4D और 2D। तो इसको यहां पर हम करते हैं। हमने कहा कि संयुक्त जो कुल क्षमता होगी, पावर P इजिकल टू होता है P1 प्लस P2 की। P1 का मान क्या है, +4D, और P2 का मान क्या है, -2D। यही दोनों मान दिए हैं, +4D और -2D। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो P की वैल्यू हमारी आती है +2D। D तो क्या है, डायोप्टर, ये मात्रक है किसका, लेंस की क्षमता का। और हम जानते हैं चूंकि P इजिकल टू होता है 1/f के, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं F इजिकल टू हो जाएगा 1/p के। तो P की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो गया 1/2, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5। और 0.5 क्या है, क्योंकि डायोप्टर तभी होता है जब फोकस दूरी को हम मीटर में लें, यानी कि ये क्या आ गया, मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर को हम लिख सकते हैं, यानी कि 50 सेंटीमीटर। इसमें 100 की गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा मान होगा, फोर्थ मान +50 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। तो इसके लिए जो EM वेव्स वाला चैप्टर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें हमने आपको अलग अलग तरंगों की रेंज बताई थी, आवृत्ति के संदर्भ में भी और तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में भी। तो यदि आपको ध्यान हो तो जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। और ये जो 5000 एंगस्ट्रॉम है, ये 4000 से 8000 के बीच में पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ेगा, दृश्य क्षेत्र में पड़ेगा। तो इसका आंसर दृश्य क्षेत्र होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। आपको ध्यान हो तो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग करी थी, और उसने वहां पर इक्वेशन दी थी, वो थी ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h ब्रैकेट में था न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण था, जहां ई के जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जिसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एम उस कण का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी उन इलेक्ट्रॉनों की हम कह सकते हैं जो वेग है उसको प्रदर्शित करता है। वी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वेग, जिस वह इलेक्ट्रॉन जिसका वेग अधिकतम होगा, हम यहां उसके वेग ले रहे हैं। एच प्लांक कांस्टेंट होता है। न्यू जो आपतित फोटोन है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा दे रहा है, उस फोटोन की क्या होती है, आवृत्ति होती है। और न्यू जीरो क्या होती है, न्यू जीरो हम जानते हैं ये होती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कौन सी होती है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक संकेत का नीचे की ओर हम क्या कर सकते हैं, अर्थ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। इसने द्रव्यमान का मान दे दिया, m बराबर दे दिया 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। अब ऊर्जा निकल रही है तो द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज करते हैं, और आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E = mc²। तो वैल्यू पुट करते हैं, m का मान हो गया 10⁻³ गुणा c का मान हम जानते हैं ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और c का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे सॉल्व करें इसे तो ये हो गया 10⁻³ गुणा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 10⁸ का स्क्वायर हो गया 10⁻16। तो सॉल्व करें तो ये हमारा जो 9 × 16 में से 3 चले जाएंगे तो 10⁻13, और यह किस में आ जाएगा, जूल में। यानी कि ऊर्जा का मान हमारा कितना आ गया, 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो देखिए पीएनपी का ट्रांजिस्टर का कैसे बनता है, ये हम इस प्रकार से गोला बना रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, बेस, इधर की ओर से एक रेखा आती है, ये हमारी होती है इमीटर को प्रदर्शित करती है, और इधर से जो एक रेखा आती है ये हमारी प्रदर्शित करती है कलेक्टर को। तो इमीटर, बेस, कलेक्टर, यदि ये क्या है, पीएनपी है, ध्यान रखिएगा, तो ये P होगा, ये बेस N होगा, और ये क्या होगा P। अब ध्यान रखना धारा हमेशा P से N की तरफ बहेगी, तो यानी कि धारा की दिशा ये होगी। तो यदि कहीं पर इस तरीके का डायग्राम दिखे जहां धारा E से B की तरफ जा रही है, बेस की तरफ जा रही है, तो आप समझ लेना ये क्या है, पीएनपी। और एनपीएन कैसे हो जाएगा, फिर से ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, फिर से वही पहले की तरह एक बेस बनाएंगे, एक हम कह सकते हैं इमीटर बनाएंगे, और एक क्या बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे। तो ये फिर से E, ये हमारा हो गया B, और ये क्या हो गया C, क्योंकि ये क्या है, एन पी एन है। इसका मतलब है यह सिरा E क्या होगा N, B क्या होगा P, और ये क्या होगा N। तो हमने कहा धारा हमेशा P से N की तरफ बहती है, तो P से N की तरफ यानी कि इस दिशा में धारा बहेगी। तो यदि कहीं पर आपको ऐसा डायग्राम मिले जहां बेस से इमीटर की तरफ धारा बह रही है, तो समझ लेना आप कि वह एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो यह हमारे पीएनपीएन और एनपीएन ट्रांजिस्टर के क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों ये हमारे 8 क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन करे हैं, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और वो सारे के सारे 1-1 मार्क्स के थे, और एक क्वेश्चन के उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सही ऑप्शन को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन थे, वह हमारे हम कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, और वह भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उनको भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं।
तो अब हम उन्हीं को शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलाम के विद्युत आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या दिया है, इसने कहा एक इस प्रकार का एक वर्ग है और इसके प्रत्येक कोने पर एक आवेश रखा हुआ है, Q आवेश, और इस Q आवेश का मान है 100 माइक्रोकूलाम। 100 माइक्रोकूलाम का अर्थ हो गया 100 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ये हमें आवेश का मान दे दिया। ये जो वर्ग है इसकी भुजा हमें दे दी √2 मीटर। यह भी कितनी हो जाएगी, √2 मीटर। यह भी हो जाएगी भुजा √2 मीटर और यह भी होगी √2 मीटर। इसको हम नाम दे दें तो यह हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, ये बिंदु हो गया C और ये वाला क्या हो गया D। तो वर्ग हो गया ABCD, जिसके चारों कॉर्नर्स पे हमने Q आवेश रखा है जिसका मान 100 माइक्रोकूलाम है। और इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा, वो √2 मीटर है। ये कहते हैं वर्ग के ठीक केंद्र पर यहां पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं केंद्र को हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपको VO यानी कि O बिंदु पर जो विभव है उसे कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए A से लेके O तक की दूरी, B से लेके O तक की दूरी, C से O तक की, D से O तक की दूरी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, वह केंद्र पर आपस में मिलते हैं। तो बना देते हैं इसको, यह इस प्रकार से हमने बना दिया। अब हमारी भुजा जो आ गई वो आ गई, A बिंदु से O तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, B से O तक की दूरी, C से O तक की दूरी, D से O तक की दूरी। तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका हम इस प्रकार से ले सकते हैं। हम ले सकते हैं त्रिभुज DCB से या BCD से, त्रिभुज BCD से। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें यहाँ पर। समकोण त्रिभुज होगा तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग यानी कि BD का स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि DC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। क्या आएगा, BC का स्क्वायर, और BC का मान कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस DC, इसका मान भी √2 है तो √2 का स्क्वायर। तो ये आ गया BD बराबर, इसके भीतर आ जाएगा 2 + 2 यानी कि ये आ गया √4, यानी कि हमें पता चल गया BD का मान कितना आ गया 2, और ये क्या हो गया मीटर। तो B से लेके D तक की जो दूरी है वो कितने के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। लेकिन हमें BD की दूरी नहीं चाहिए, हमें तो BO की दूरी चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि BO बराबर हो जाएगा BD/2, BD/2। तो BO बराबर हमारा आ जाएगा, BD का मान कितना है 2/2 यानी कि BO बराबर हो गया 1 मीटर। और हम जानते हैं चूंकि जितनी BO की दूरी है, BO बराबर AO, और यह बराबर किसके होते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं DO बराबर CO के बराबर होंगे। सब भुजाएं आपस में बराबर है। तो O पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा वह इन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न, O बिंदु पर उत्पन्न विभव के हम कह सकते हैं योग के बराबर होगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो लिखेंगे अतः O पर विभव V = आ जाएगा, ये मान लेते हैं A के कारण जो विभव है वो है V1, B के कारण है V2, C के कारण है V3 और D के कारण है, या इसे ऐसे ही लिख लेते हैं A, ये B के कारण, ये C के कारण और ये D के कारण। कहां पर, O पर। क्योंकि सबकी दूरियां बराबर हैं, सबके आवेश बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणा V के बराबर लिख सकते हैं। और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणा V का माना गया 1/4πε0, और ये होता है Q/R। और R वाली दूरी कौन सी होगी, आप चाहे OB लीजिए, चाहे AO लीजिए, चाहे DO लीजिए, चाहे CO लीजिए, सबका मान किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो लिख लेंगे, पहले R लिख लेते हैं, और लिखेंगे चूंकि R बराबर 1 मीटर है,
1 मीटर है तो वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो ये हो गया VO बराबर 4 गुणा 1/4 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान हम जानते हैं 100 गुणा 10 की घात -6, 100 गुणा 10 की घात -6। R का मान कितना हो गया 1 मीटर। तो कैलकुलेट करें, 9 चौक 36, 36 और साथ में आ गया मल्टीप्लाई, ये है 2, तो 9 और 2 जीरो और जुड़ गए, 10 की घात हो गई 11, 11 में से 6 गया 10 की घात 5, और ये पॉजिटिव में है तो 10 की घात 5 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6, और ये हमारा क्या है, क्योंकि विभव है और विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट। तो हम कहेंगे O बिंदु पर जो परिणामी विभव होगा उसका मान 3.6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट के बराबर होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं यह जो प्लेट है इस पर धन आवेश है और इस प्लेट पर क्या है, ऋण आवेश है। मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं d है, और प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश का मान है उस आवेश को मान को यहाँ प्लस q आवेश है और यहाँ पर क्या है माइनस q आवेश है। तो आवेश का मान कितना हो गया q है। तो हमें इस संधारित्र जो कि समांतर प्लेट हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, और इनके बीच में ये क्या कर रहा है कि धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। तो प्लेट के बीच में माध्यम है या नहीं है यह हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है k है। तो हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि हमें धारिता का सूत्र पता है, हम लिखते हैं वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V के। तो देखिए Q तो है आवेश, हमें निकालना है विभव, और V क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वह होता है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले V का मान निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी के बराबर हम लिख सकते हैं, जहां D प्लेटों के बीच की क्या है दूरी। यह हमारा सूत्र होता है वैद्युत विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणा दोनों बिंदुओं के बीच की क्या होती है दूरी होती है। अब यहां से E की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं चूंकि E इज इक्वल टू होती है, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के बराबर होता है, जहां सिग्मा जो ये होता है इसे हम कहते हैं पृष्ठ का आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। और हम सिग्मा का मान भी जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो ये मान E पे रखें तो हमारा आ जाएगा E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए। E का यह मान यदि हम कहाँ रख दें V पे, मान लेते हैं ये वाली समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है और ये वाली समीकरण है 3। तो पहले यहां लिखते हैं समीकरण 3 में, इसको पहले मिटा लेते हैं, सिग्मा का मान 3 में रखते हैं तो लिखते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर, तो मान रखें तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपॉन नीचे एप्सिलॉन 0 इंटू के और साथ में Q के नीचे क्या आ गया A वाला आ गया। E का मान कहाँ रख रहे हैं हम समीकरण 2 में, तो लिखते हैं समीकरण 2 में E का मान रखने पर, तो मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो यह आ जाएगा V बराबर E इंटू डी। तो E का मान आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए और साथ में है D, तो Q इंटू क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो ये हमें V का मान मिल गया। अब इस V का मान फिर समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखें समीकरण 1 में, तो यह आ जाएगा कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आ गई Q इंटू डी एप्सिलॉन 0 के ए कहाँ चले जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए। Q से Q कट गया तो क्या आ गया ये हमारा, ये आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए अपॉन डी।
तो ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया, जबकि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो। यहां हम लिखते हैं यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, या तो वायु भरी हो या निर्वात भरा हो, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तब C को CO से प्रदर्शित कर सकते हैं और यह बराबर हो जाएगा K इंटू ए अपॉन डी, सॉरी एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी, क्योंकि K की 1 तो 1 हो गया, एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन क्या हो गया डी, K का मान 1 रखने पर। तो यह भी हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कर सकते हैं। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अनुसार किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमें अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह है किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात करना है, यानी कि सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन करते हैं। हमने कहा हमने इस प्रकार से एक चालक लिया, माना लिखते हैं, माना चालक की एकांक लंबाई का क्षेत्रफल बराबर हमने ले लिया A, साथ ही हम ले रहे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं n से, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग उसको प्रदर्शित कर रहे हैं VD से। यह हमने 3 एज्यूम्पशन ले ली इसमें, और यह हमने क्या ले लिया, एक तार ले लिया। आप जानते हैं तार क्या होता है, बेलनाकार होता है। और इस पर हमने एक ये पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ को मान लेते हैं A पृष्ठ है, जिसका क्षेत्रफल A है। अब हम कह रहे हैं कि इधर की ओर से वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इधर की ओर से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, इस दिशा में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इस परिच्छेद से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो लिखते हैं परिच्छेद से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हम जानते हैं अनुगमन वेग है VD, तो यहां हम इसको एक सूत्र की हेल्प से थोड़ा सा समझ सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इलेक्ट्रॉनों की चाल कितनी है, अनुगमन वेग VD, तो लिख लिया VD। हमें दूरी ज्ञात करनी है और समय कितना है, हम कहते हैं परिच्छेद से 1 सेकंड, तो समय अंतराल हो गया 1 सेकंड, तो समय का मान 1 रख दें, तो यानी कि ये क्या आ जाएगी, दूरी। तो दूरी बटे समय 1 आ गया, यानी कि दूरी बराबर होगी VD। इसका अर्थ यह हुआ, ये जो हम सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस परिच्छेद से यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो VD दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लेते हैं क्या है, VD दूरी है। तो इस दूरी के बीच में यहां पर भी एक परिच्छेद बना लिया, इस दूरी के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस परिच्छेद को पार करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यह लंबाई कितनी हो गई VD, और एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो गया A। तो दूरी में यदि A के गुणा करें तो क्या आ गया, आयतन, यानी कि इतने स्थान पर का आयतन, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है N, तो VD गुणा A गुणा N आ गई।
तो परिच्छेद से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या Vd गुणा ए गुणा एन के बराबर होगी। तो ये तो 1 सेकंड में गुजर रहा है ना। अब हम कह रहे हैं अतः t समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन हैं Vd गुणा ए गुणा एन, तो t समय में क्या हो जाएगा? इसका t गुना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आ गई। अब हम कह रहे हैं कि t समय पे तो इतने गुजरते हैं, तो आवेश कितना पास हुआ? तो लिखते हैं अतः t समय में परिच्छेद ए, ये वाला परिच्छेद है जिसको हम मान रहे हैं, ये वाला परिच्छेद ए से गुजरने वाला आवेश। अब इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से। Q बराबर, तो कितना आवेश गुजरेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? Vd गुणा ए गुणा एन गुणा टी, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा कितना है? गुणा ई। तो कुल मिलाकर के इतने आवेश की मात्रा पास हो जाएगी t सेकंड में इस ए परिच्छेद से। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, चूंकि हमारे पास सूत्र होता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी के, तो I इज इक्वल टू Q का मान यहां से रख लें, तो यह गया Vd गुणा ए गुणा एन गुणा टी गुणा ई, और नीचे हमारा क्या आ गया? T। तो इस T से ये T कट जाएगा, तो I बराबर है, थोड़ा क्रम आगे पीछे लिख लें, तो ये हो जाएगा सबसे पहले N, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर लिख लिया E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A पृष्ठ का क्षेत्रफल, और Vd क्या होगी? अनुगमन वेग। और यही हमारा क्या है? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो यही हमें पूछा गया है कि किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम उस संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? इनके दो गुण लिखिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात यदि हम इस क्षेत्र रेखाओं पर, जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, इस पर यदि हम एक स्वतंत्र एकांकी उत्तरी ध्रुव को रख दें, तो वह क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा? गति करेगा। किसके कारण? चुंबकीय बल के कारण। तो यह हमारी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हम कह सकते हैं परिभाषा है। तो चाहे तो लिख लें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अथवा लिख लेते हैं क्योंकि एक ही चीज है, अथवा चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की सतत दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर रखा गया स्वतंत्र एकांकी उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण इन रेखाओं की दिशा में गति करता है।
गति करता है। तो इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा दे सकते हैं। साथ ही कह रहा है इनके दो गुण लिखिए। तो दो गुण आप जानते हैं। पहला गुण क्या है? कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। और दूसरा, यह बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। अन्य भी लिख सकते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं अपने समांतर रेखाओं पर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं, एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, और यह चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई में एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करती है। यानी कि लंबाई में ये क्या होती है? खिंचती हैं, और इनका खिंचाव, लंबाई में इनका सिकुड़ने का जो गुण होता है वो हमें बताता है कि विपरीत आवेशों पर कैसा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे पर हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल, समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं लगभग वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ये हमने थ्योरी में आपको बताया था। तो फिलहाल आपको दो लिखनी है, तो आप कोई भी यह दो लिख सकते हैं कि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और यह बंद वक्र का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व किया है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण आप जानते हैं कि जब प्रेरण की घटना, वैद्युत प्रेरण की घटना होती है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये तो हमारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। अब जब स्वप्रेरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं यदि हम कोई एक कुंडली लें और उसी कुंडली में यदि जो धारा बह रही है उस धारा में परिवर्तन कर दिया जाए, जिसके कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। अर्थात किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना, इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो शुरू करते हैं, लिखते हैं हम इसे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यह है स्वप्रेरण। तो क्या लिखते हैं? यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा, जिसे हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, बहने वाली धारा में परिवर्तन करें तो उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। इस घटना को
घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा आई में परिवर्तन करें तो उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। अब स्वप्रेरण तो हमने बता दिया कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। स्वप्रेरकत्व मतलब जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो जो हमने यहां डेफिनेशन दी है, यदि उसको मैथमेटिकली लिखें तो हम जानते हैं जो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ई जो हमारे पास होगा, लिखेंगे ई, जिसे हम कहें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई अनुक्रमानुपाती होता है धारा परिवर्तन के। और धारा परिवर्तन क्या होती है? हम चाहे डी आई अपॉन डी टी लिख लें या लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इस धारा परिवर्तन की दिशा के विपरीत दिशा में हो रही है, इसलिए इनके बीच में कैसा निशान आ गया? माइनस का निशान आ गया। तो यहां अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो ई बराबर हो जाएगा एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और साथ में माइनस का निशान कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। हमें तो L का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा L बराबर E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और साथ में क्या गया? माइनस का निशान आ गया। और यही हमारा L क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व कहलाता है या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। लिखते हैं जहां L क्या है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है। और इसका जो मात्रक होता है, एल का मात्रक हम कहते हैं ये होता है हेनरी। एल का मात्रक आप ध्यान रखिएगा क्या होगा? हेनरी होगा। अब यहां से हम, इसने जब कहा कि कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आशय स्पष्ट कीजिए, तो हमें इस स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी लिखनी है। तो हम इसमें लिखते हैं यदि जो धारा में परिवर्तन है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान किसके बराबर हो जाए? 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो जाए, यानी कि एकांक हो जाए, तो क्या होगा? तो L बराबर किसके हो जाएगा? E के हो जाएगा, माइनस E के बराबर हो जाएगा। या दिशा को यदि छोड़ दें तो हम कहेंगे L बराबर किसके हो जाएगा? E। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी कुंडली में यदि धारा परिवर्तन एकांक एम्पियर हो पर सेकंड हो, धारा में परिवर्तन एकांक हो, तो उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक हो तो कुंडली का ये क्या है? स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आप ये बात ध्यान रखना, संख्यात्मक रूप से होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक अलग चीज हुई और स्वप्रेरकत्व एक अलग बात हुई। लेकिन हम कैसे संख्यात्मक रूप से स्वप्रेरकत्व का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि कुंडली में जो धारा परिवर्तन है वह क्या हो? एकांक हो। तो इस प्रकार से हम इसे समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। यानी कि हमें दे दिया, क्वेश्चन नंबर 14 है वीपी, प्राइमरी वोल्टेज कितनी है? 2200 वोल्ट। वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट करता है। द्वितीय कुंडली में 500 फेरे हैं। द्वितीय कुंडली मतलब हमें दे दिया NS, द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं? 500।
तो कहता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। तो प्राथमिक कुंडली यानी कि एनपी का मान हमें ज्ञात करना है। एनपी का मान ज्ञात करना है। हम सूत्र जानते हैं, चूंकि वीएस अपॉन वीपी बराबर होता है एनएस अपॉन एनपी। तो हमें तो एनपी का मान निकालना है, तो यहां से एनपी को इधर ले जाएं और वीपी को इधर और वीएस को नीचे। तो हम लिख सकते हैं यहां से एनपी बराबर हो जाएगा, एनएस तो यहां पहले से है, ये वीपी की कहां हो जाएगी, यहां गुणा, तो ये हो जाएगी गुणा वीपी, बट वीएस की कहां हो जाएगी, नीचे गुणा, तो ये क्या हो गया वीएस। अब वैल्यू पुट कर दें तो एनपी बराबर एनएस का मान हमें दे रखा है 500, वीपी का मान दिया है 2200, वीएस का मान ये दिया है 220। तो 220 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। 500 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 5000 आ गया। इसका अर्थ हुआ एनपी यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 5000 होगी। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने मॉडल जो हमारा पेपर है, ये वाला मॉडल सैंपल पेपर जो फर्स्ट है, इसके हमने 1 to 14 क्वेश्चंस कंप्लीट करें, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, वो 1-1 मार्क्स के थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि 1 मार्क्स के थे। और क्वेश्चन नंबर हमने देखा 9 से लेकर के जो अभी तक हमने कराए हैं 14 तक, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये हमने आज सॉल्व करवाए हैं। इसके अगले क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से अभ्यास कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।